Good morning, dear students of class 11th. This is your teacher Ashish Sharma, and in today's video lecture, I'm going to discuss with you chapter 13 of your class 11th physics, and I'm going to discuss the topics as per your latest syllabus mentioned by CBSE. So, chapter 13 is behavior of perfect gases and kinetic theory. So, the first question is ki, what is an ideal gas or what is a perfect gas? No real gas is perfect or ideal. We only imagine a gas to be a perfect or ideal gas because this concept helps us in studying real gases. Like you have studied the concept of resistance in class 10th, and we always considered every resistance, voltmeter, battery, ammeter, a perfect battery, perfect voltmeter, or perfect ammeter, or you can say ideal. But in practical life, no ideal voltage source, current source, or resistance or battery is there. But studying ideal components helps us understanding the real things easily, at least studying the theory of the objects. So there are few points which we consider for considering a gas to be ideal gas. The first point is size of molecule of an ideal gas is ज़ीरो. हम साइज जो है वो ज़ीरो इमेजिन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स का. डजेंट मैटर वो हाइड्रोजन है, जीनोन है, आर्गन है, कोई भी वो गैस है उसके मॉलिक्यूल का साइज हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं. ईच मॉलिक्यूल इज अ पॉइंट मास विदाउट एनी डायमेंशन. ओके. There is no force of attraction or repulsion amongst the molecules of an ideal gas. तो वैसे भी आपने पढ़ा है कि प्रैक्टिकली भी गैसेस में जो स्पेसिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतनी ज़्यादा होती है कि उनका कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता. जस्ट फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट when they collide they exert force on each other. No real gas is a perfect gas. सो बिहेवियर ऑफ गैसेस को अगर हम पढ़ें तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये. आई विल रिवाइज यू. प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होती है. ये हमारी बेसिक एक रिलेशन है गैसेस के लिए. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू के टी, वेयर माई के कॉन्स्टेंट कैन बी डिफाइंड एज एन इंटू के बी, where n is number of molecules in given sample, total number of molecules, and kb is Boltzmann constant. इसके बारे में भी हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी. दैट इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. तो इस तरीके से मेरी जो इक्वेशन है वो बन गई पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी. तो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूँ कि जो एन है यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एंड सैंपल, और के बी जो है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. टी हमारा टेम्परेचर है इन केल्विन एब्सोल्यूट स्केल में. तो इस इक्वेशन से अगर आप एन और टी को लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें तो पी वी डिवाइड बाय एन टी इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल द गैसेस विच इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस. क्योंकि अगर हमारा पी वी और टी कांस्टेंट होगा तो एन जो है हमारा वो सारी गैसेस के लिए सेम होगा. इस कंसेप्ट को हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी कहते हैं. एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, एन ए इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस at STP has same number of molecules, that is Na, which is also equivalent to 1 mole. जैसे आपका जितना एटॉमिक मास होता है किसी सब्सटेंस का, अगर हम उतना ही उसको ग्राम्स में लें तो वो हमेशा 1 मोल बनाता है. ऐसे गैसेस का 22.4 लीटर में हमेशा एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसे मोल कंसेप्ट भी कहते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज परफेक्ट गैस इक्वेशन. तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज द इक्वेशन विच इज फॉलोड बाय परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स
and R is gas constant which is equal to Na into Kb। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आपका जो R है वो Na into Kb है। तो जो हमने अभी ऊपर इक्वेशन लिखी थी दैट PV is equal to N KBT, वो इक्वेशन ये वाली सेम इक्वेशन है, क्योंकि जो हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल है स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर के, क्योंकि कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने सब्सटेंस होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस का सेम मीनिंग है, PV इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू KBT, या फिर PV इज इक्वल टू कैपिटल N विच इज इंडिकेटिंग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सैंपल इंटू KBT। आई डोंट थिंक सो इसको समझना ज़्यादा मुश्किल है। स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और Na एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो स्मॉल n इंटू Na हमें कैपिटल N ही देगा विच इज़ इक्वल टू PV इज इक्वल टू N KBT, जैसे मैंने इधर ऊपर लिख के दिखाया। Now there are few assumptions in kinetic theory of gases which we must consider before studying kinetic theory of gases further। तो ये कुछ assumptions हैं जो हमने imagine की हैं कि जो हमारी kinetic theory of gas की study करते हुए हम assume करेंगे कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। These were stated by Clausius। I will read these statements for you। A gas consists of very large number of atoms or molecules which are perfect elastic spheres। For a given gas they are identical in all respects but for different gases they are different, which is very meaningful। different gases के लिए उनका mass different होगा, लेकिन हम उनको perfect elastic sphere मानेंगे और उनके collision को perfectly elastic collision मानेंगे। Molecules of a gas are in state of incessant random motion। incessant means continuous motion। जो molecules हैं गैस के वो हमेशा मोशन में रहते हैं और इनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन इनका जो ऑर्डर है स्पीड का वो 500 मीटर पर सेकेंड है एंड दे ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी कि हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। ठीक है। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल कंपेयरिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड लिक्विड गैसेज में। अगर मॉलिक्यूल का जो साइज है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम, तो उनका जो एवरेज डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम या इससे ज़्यादा होता है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयरिंग टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ कंटेनर। Molecules do not exert any force of attraction or repulsion except during the collision I discussed with you earlier also। Collision of molecules with themselves and with walls are perfectly elastic collision, और उनकी सेम वेलोसिटी से वो रिबाउंड करेंगे। There is no concentration of molecules at any point inside the container। It means गैस जो है वो सारे कंटेनर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Molecule moves along a straight line between two successive collisions, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वेरीफाई होते हैं। Collisions are almost instantaneous and there is a negligible time of collision comparing to the time interval between two successive collisions। So after going through these assumptions, concept of pressure exerted by gas is there। It is very interesting derivation, so pay your full attention and do not listen to any other voice during this derivation, otherwise you may lose the chain, the sequence of the steps। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने एक क्यूबिकल इमेजिन किया है कंटेनर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। आप इसमें एक मॉलिक्यूल इमेजिन करो जो मॉलिक्यूल इस दीवार से रीबाउंड होता है। तो इस मॉलिक्यूल की स्पीड कोलाइड करने से पहले Vx, Vy और Vz इसके कंपोनेंट्स हैं स्पीड के, Vxi, Vyj प्लस Vz के। ऐसे ही आफ्टर कोलिजन इसका x कंपोनेंट रिवर्स हो गया, जबकि इसके y और z कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मेंटेन रहे। तो माइनस Vxi माइनस प्लस Vyj प्लस Vz के। तो अगर हम इसके सिर्फ x कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम आया। इनिशियल x जो मोमेंटम है वो आपका सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जो है
mvx था और फाइनल मोमेंटम जो है वो माइनस mvx हो गया अगर m इसका मास है तो इसमें आप देखोगे कि आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ गया डेल्टा p दैट इज इक्वल टू -2mvx। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने मोमेंटम इम्पार्ट किया कंटेनर को, ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल मोमेंटम तो सिस्टम का ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहना चाहिए। तो इसलिए जो मोमेंटम कंटेनर को इम्पार्ट किया वो हो गया +2mvx, एक मॉलिक्यूल ने जो मोमेंटम इम्पार्ट किया। अब ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जो डेल्टा टी टाइम में कोलाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इमेजिन करो कि ये आपका कंटेनर है और इनकी स्पीड मॉलिक्यूल्स की v है। तो जितने भी मॉलिक्यूल आपके vx डेल्टा टी डिस्टेंस रेंज में है, सिर्फ उतने मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम के अंदर हैं सिर्फ वही कोलाइड कर सकते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स में से भी आप सोचो कि ज़रूरी तो नहीं ना कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके राइट हैंड साइड को ही मूव कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ आपके मॉलिक्यूल्स लेफ़्ट को भी मूव करें। तो अगर हम एक एवरेज कंसीडर करें तो आधे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके राइट साइड को जा रहे होंगे तो आधे मॉलिक्यूल्स आपके लेफ़्ट साइड को जा रहे होंगे। तो इसीलिए अगर हम इतने वॉल्यूम की बात करें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पहले ही हमने कंसीडर किया है, इस क्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया, वो हमारा ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना बना, ये हमारे पास ये वॉल्यूम बना vx डेल्टा टी इंटू ए। और इस वॉल्यूम को अगर मैं स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये मेरे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो राइट साइड को जा रहे हैं, वो हाफ है। तो ये मेरे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद n को, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मॉलिक्यूल्स हैं जो राइट को जा रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल ने अगर 2mvx मोमेंटम इम्पार्ट किया तो इतने मॉलिक्यूल्स कितना मोमेंटम इम्पार्ट करेंगे, हम उसको 2mvx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू मोमेंटम इम्पार्टेड चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इस इक्वेशन को जब हमने टाइम टेकन से डिवाइड किया तो जो ये बचा हुआ है हमारे पास ये फोर्स आ गया। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया, और फोर्स को जब हमने एरिया से डिवाइड किया तो ए से ए कट गया और ये बचा हुआ mn(v(x)² हमारे पास प्रेशर आ गया। तो ये प्रेशर का फार्मूला आ गया mn(v(x)²। लेकिन अभी हमने इसको सिर्फ x कंपोनेंट के लिए कैलकुलेट किया है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के पास तो तीनों कंपोनेंट्स हैं। तो और फिर दूसरा, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं है, तो हमें एक एवरेज लेना पड़ेगा vx के स्क्वायर का। तो ये जो vx² बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज ऑफ vx²। और तीनों एक्स वाई जेड की जो एवरेज है वो उनके सम के 1/3 के इक्वल होएगी, क्योंकि परफेक्टली रैंडम गैस में मॉलिक्यूल के किसी भी डायरेक्शन में चलने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होएगी। 3 डायमेंशंस हैं एक्स वाई और जेड, तो किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम लेंगे हम। तो इसीलिए 1/3 टर्म लगाई है हमने। तो अगर c जनरल वेलोसिटी है किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल की, लाइक c इज इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk, तो आपका जो c की जो वैल्यू है, vx की जो वैल्यू है वो 1/3 ऑफ c की वैल्यू होएगी। तो जो आपके vx² की वैल्यू है वो 1/3 ऑफ c² होएगी। जब हम स्क्वायर वैल्यू का मीन लेते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगी हर एक डायमेंशन में। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट, इस पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो अभी आपने फार्मूला कैलकुलेट किया उसमें आप 1/3c² लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ vx²। तो vx² की जगह जब आप 1/3c² लिखेंगे तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन आपकी मैं इधर लिखता हूँ
वो इक्वेशन आपकी बन जाएगी प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m n m n वी एक्स स्क्वायर थी ना, वी एक्स स्क्वायर की जगह 1/3 c स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखो कि ये m इंटू एन क्या चीज़ है। ये m इंटू एन आपका मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, स्मॉल n यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक चीज़ का भी ध्यान रखो कि स्मॉल n किसी जगह पे हमने वॉल्यूम डेंसिटी लिया तो स्मॉल n किसी जगह पे नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो n रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो m इंटू एन जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करेगा या फिर डेंसिटी भी रिप्रेजेंट करेगा। तो m इंटू एन में जब आपका n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं उसको Na भी लिख सकता हूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जो n है वो वॉल्यूम डेंसिटी है यहाँ पे। तो ये जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला P इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर का बार यानी कि एवरेज, और इसमें अगर हम वी एक्स स्क्वायर की एवरेज को जैसा हमने अभी डिस्कस किया 1/3 सी स्क्वायर पुट कर देंगे तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि m इंटू एन जो है, क्योंकि स्मॉल n हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो और m एक मॉलिक्यूल का मास है, तो m इंटू एन इज ऑल्सो गिविंग मी टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ द गैस। तो आई कैन ऑल्सो राइट माई फॉर्मूला एज P इज इक्वल टू 1/3 m/v c स्क्वायर और P इज इक्वल टू 1/3 रो c स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे मेन फॉर्मूले हैं प्रेशर के, एक 1/3 mn c स्क्वायर और एक P इज इक्वल टू 1/3 रो c स्क्वायर और P इज इक्वल टू 1/3 m डिवाइड बाई वी सी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे आगे वाले डेरिवेशंस में यूज भी होंगे। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर, तो हाफ रो सी स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी अगर रो डेंसिटी है हमारी गैस की, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर को डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, ये वाला वी वेलोसिटी है, तो m बाई वी आपकी डेंसिटी हो जाएगी हाफ रो वी स्क्वायर। तो ऐसे ही आपका हाफ रो सी स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। और फिर अभी अभी आपने रिलेशन निकाला P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से ही डिवाइड कर दें तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया 2/3 E। सो P इज इक्वल टू 2/3 E। तो प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन पता है P इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर फार्मूला आया, और ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला वही आया जो अभी हमने प्रेशर का फार्मूला लिखा था P इज इक्वल टू 1/3 m/v c स्क्वायर। v को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये P इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर आ जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर एंड PV इज ऑल्सो इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने 3/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 से अगर मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हाफ mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। ये आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सिमिलरली अगर आप इसमें कैपिटल M की जगह एक मोलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, क्योंकि 1 मोल की बात चल रही है, और इसको Na को अगर मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड को डिवाइड में,
तो मेरे पास ये डिवाइड में अगर मैं ले जाऊँगा तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी का। और मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि R डिवाइड बाय N इज ऑल्सो नोन एज KBT। ये देखो स्टार्टिंग ऑफ डेरिवेशन में अगर हम जाएं तो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया था रिलेशन KB का, K इज इक्वल टू NKB। तो यहाँ से आपको KB का एक सेकेंड रिलेशन और पता चल गया, ठीक है। यू कैन ऑलवेज टैली दैम। तो 3/2 KBT एक बहुत फेमस रिलेशन है एक सिंगल मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एट T टेम्परेचर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिंपल टेम्परेचर T के ऊपर जो एनर्जी है ट्रांसलेशन की पर गैस मॉलिक्यूल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3/2 KBT। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या है कि जो आपने अभी PV इज इक्वल टू 1/3 mc² इक्वेशन लिखी विच इज़ इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर हम इसको सिर्फ इन दो पार्ट्स को देखें तो C² इज कैन बी रिटन एज 3RT/m और इसका मतलब अगर 3R/m एक कांस्टेंट है तो C² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है एवरेज RMS स्पीड पे, या C जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 4 गुना हो जाए तो इसका मतलब ये है कि एवरेज जो RMS स्पीड है वो डबल हो जाएगी 4 का स्क्वायर रूट। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, ये एब्सोल्यूट स्केल के अंदर है एट 0 केल्विन, आपकी जो RMS स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो ज़ीरो हो जाती है, कोई मोशन नहीं होता। और ऐसे ही RMS स्पीड अगर गैस मॉलिक्यूल की हमें निकालनी है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर की एवरेज और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो इसको हम कहते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ गैस, RMS रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्क्वायर का एवरेज और फिर उसका स्क्वायर रूट। और ये वाली वैल्यू का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है RMS इज इक्वल टू √3 KBT/m, ठीक है। तो आज के इस फॉर्मूले के साथ लेक्चर यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो लेक्चर और इसके ऊपर मैं बनाऊंगा और आपका ये वाला चैप्टर के जो डेरिवेशंस हैं जो सिलेबस में मेंशन है वो ओवर हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइक ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिवाइज दैम, प्रिपेयर प्रॉपर नोटबुक, ठीक है। और फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।